हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग फॉर स्टैंडर्ड 7 स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, ओलंपियाड्स और नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहला टॉपिक जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दैट इज ऑफ सीरीज कंप्लीशन। आपको एक सीरीज दी होती है, वो सीरीज नंबर्स की भी हो सकती है, अल्फाबेट भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है। और ये सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किसी एक रिलेशन के तहत। आपको उस रिलेशन को डिकोड करना होता है और सीरीज को कंप्लीट करना होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक सीरीज आपको दी हुई है 2, 6, 12। बहुत आसान सीरीज है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको कंप्लीटली सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। 2 को किस तरीके से, 2 और 6 का अगर मेरे को कॉम्बिनेशन देखना हो तो स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार हो सकता है। अगर मैं स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर करता हूं, ये मेरे को 1 देता है और इसमें मैं ऐड कर देता हूं 1, दिस गिव्स मी 2 विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। इसी तरीके से चलिए आगे मूव ऐड करते हैं। 2 स्क्वायर होता है 4 और इसमें अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो दिस गिव्स 6। सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6। 4 हो तो 6 होता है, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट कम्स इज 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर होता है 9 और 9 में अगर आप 3 ऐड करेंगे दिस गिव्स यू 12 विच इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सीरीज। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप आगे चलते हैं, आप करेंगे 4 स्क्वायर और उसमें ऐड कर दीजिएगा 4। सो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और उसमें जब आप 4 ऐड करेंगे दिस गिव्स यू 20। सो 20 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की ऑल्टरनेटिव्स में आपको दिख रहे हैं। सो द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज इनकरेक्ट। 18 और 24 करेक्ट आंसर्स नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 इस पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए 2, 6, 12 एंड फाइनली 20। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन सी। 20 इज द करेक्ट आंसर। तो पहली सीरीज का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। इस तरीके से सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब एनालॉजी की जब आप बात करेंगे स्टूडेंट्स तो एनालॉजी एक ऐसी चीज है जो आपने ऑलरेडी काफी जगहों पर पढ़ी है, आप ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। एनालॉजी लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश में भी बहुत बार आया है। एक रिलेशनशिप दिया हुआ है और उस रिलेशनशिप को आपको सॉल्व करना होता है। अब जब सॉल्व करेंगे आप उस रिलेशनशिप को, तो यहां पर देखिए आपको एक रिलेशन दिया हुआ है एंड द रिलेशन इज इफ मुंबई इज टू MH, जो मुंबई है दैट इज टू MH, देन भोपाल इज टू व्हाट। अब ये हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है और महाराष्ट्र का एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज MH। अब आपको यह बताना है कि भोपाल किसका कैपिटल है और जिस स्टेट का कैपिटल भोपाल है उसका एब्रीविएशन क्या है। यस, आप सबने करेक्ट गेस किया है। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो इनिशियल्स है दैट इज MP। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन बी। MP इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। MP इसका एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑल्टरनेटिव। चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन। यहां पर आप देख सकते हैं जो अगला टॉपिक है दैट इज द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपके साथ शेयर करूं या बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसको आप काफी आसान शब्दों में कहते हैं ऑड मैन आउट। बहुत बार ऐसे होता है, हमने साइंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसे किया है और बहुत बार दूसरे भी फॉर्म्स में ये वाला पूछा जाता है। यहां पर आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं और उन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से 3 ऑल्टरनेटिव्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किसी कॉमन रिलेशन के तहत। चौथा ऑल्टरनेटिव होता है जो उन तीनों से डिफरेंट होता है उस पर्टिकुलर पैरामीटर के आधार पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। वो 4 ऑल्टरनेटिव्स कौन से हैं? पहला है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी है, इट इज अ यूटी, यूनियन टेरिटरी। ऑन द सेम लाइंस अगर आप लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और इसी कैटेगरी में जो ऑप्शन डी है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल होता है। इवन लक्षद्वीप जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरह, पौंडीचेरी लद्दाख की तरह एक यूनियन टेरिटरी है। जो ऑल्टरनेटिव सी आप देख रहे हैं दैट इज द थर्ड ऑल्टरनेटिव तेलंगाना। तेलंगाना एक यूनियन टेरिटरी नहीं है।
तेलंगाना इज अ स्टेट। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज ऑप्शन सी, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जितने भी रेस्ट है, जो 3 रेस्ट है वो सारी यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन ऑप्शन सी जो है दैट इज तेलंगाना, वो एक स्टेट है, वो एक स्टेट है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। सो तेलंगाना ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन। कोडिंग एंड डीकोडिंग, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। कोडिंग डीकोडिंग अल्फाबेट्स में भी दिया जा सकता है, नंबर्स में भी दिया जा सकता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स में भी दिया जा सकता है। एक पर्टिकुलर सेट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एनक्रिप्ट किया जाता है, कोड कर दिया जाता है उसको, आपको उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है इन अ सर्टेन वर्ड मिशंस इज रिटन एज MSSIISNOS। ये वाला जो मिशंस है इसे इस प्रकार लिखा गया है, और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है दैट ऑनलाइन को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये पूछा गया है आपको। ऑनलाइन को किस तरीके से लिखा जा सकता है ये चीज आपको पूछी गई है। तो चलिए लेट्स सॉल्व दिस। इसे सॉल्व करते हैं। MISSIONS इस प्रकार इसे लिखा गया और इसे कोड किया गया है MSIISNOS। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि मिशंस का जो M है उसे एज इट इज लिखा गया है, और मिशंस का जो S है उसे भी एज इट इज लिखा गया है। सो देयर इज रिपीटेशन ऑफ M एंड S, और बाकी के जितने भी लेटर्स हैं उनकी आपस में इंटरचेंजिंग की गई है, जिसको आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। अब सेम सीक्वेंस अगर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में भी आप बिल्कुल वही चीज फॉलो करेंगे। ये मैंने लिख दिया ऑनलाइन। ऑनलाइन का सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ऑनलाइन का O एज इट इज लिख दूंगा और E एज इट इज लिख दूंगा, और NL में चेंजिंग करके LN लिख दूंगा, IN में चेंजिंग करके NI लिख दूंगा, और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इस तरीके से कोडिंग डीकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नंबर्स में भी पूछा जा सकता है, अल्फाबेट्स में भी पूछा जा सकता है, जो आपके सामने एग्जाम्पल है, और ये स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में भी पूछा जा सकता है। अल्फा न्यूमेरिक जिसे बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी पूछा जा सकता है। डॉलर साइन में आता है, हैशटैग में आता है, परसेंटेज साइन में आता है, उसमें भी पूछा जा सकता है। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चंस ऑन कोडिंग डीकोडिंग। चलिए नाउ लेट्स मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सेगमेंट, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स। इसको इंक्लूड क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये समझिए। हिंदी में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, चाचा, मामा, ताया। इन सब को अगर आप इंग्लिश वर्ड देंगे तो एक ही वर्ड बनता है दैट इज अंकल, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और उस कंफ्यूजन की वजह से इस टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है, ब्लड रिलेशंस को इंक्लूड किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ब्लड रिलेशंस के आधार पर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उन रिलेटिव्स के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको रिलेशंस की समझ होनी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। चलिए ब्लड रिलेशंस की बात करें तो ब्लड रिलेशन में आगे बात करते हैं। ब्लड रिलेशंस के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। A is the brother of B. A is the brother of B. और उसके बाद में पूछा गया है B is the sister of C. B is the sister of C. C is the father of D. C is the father of D. ये पूछा गया है। चलिए इसको अब एक एक करके इस लाइन को सॉल्व करते हैं। A is the brother of B. A जो है वो B का ब्रदर है। सो ये रहा B, और A जो है ये ब्रदर है। इसका मतलब ये है कि ये मेल है, एंड B is the sister of C. B is the sister of C. अब ये B जो है ये फीमेल है और ये सिस्टर है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सिबलिंग्स हैं, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सिबलिंग्स हैं, ये यहां पर आ गए। C is the father of D. C is the father of D. अब यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज दी हुई है दैट C जो है ये D के फादर हैं, ये इस प्रकार आता है, लेकिन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि D का जेंडर क्या है। अगर मान के चलिए D जो है, अगर मान के चलिए पूछा गया है रिलेशन इनके बीच में पूछा गया है और ये फादर है, इसका मतलब ये भी मेल है और ये भी मेल है, इसका मतलब ये दोनों भाई हो गए, और D जो है वो C का चाइल्ड है। ये नहीं मेंशन किया गया कि चाइल्ड मेल है कि फीमेल है।
अगर डी मेल होता है तो डी इज रिलेटेड टू ए एज द नेफ्यू, और अगर ये फीमेल होता है तो ये नीज बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये वाले जेंडर्स मेंशन ही नहीं किए गए हैं। अब क्योंकि जेंडर मेंशन किए ही नहीं गए हैं तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि क्या वो नेफ्यू है कि नीज है। और वैसे भी नेफ्यू और नीज अगर आप देखेंगे तो ऑल्टरनेट ए बी सी तीनों में कहीं पे भी ये दिया नहीं हुआ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज ऑप्शन डी, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। पजल टेस्ट का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है पजल टेस्ट जो है। और पजल टेस्ट की जब आप बात करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक खास बात है इस चैप्टर की कि अगर आप इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए तो एक ही बार में 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो टाइम भी वेस्ट जाएगा और आंसर्स भी सॉल्व नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान में रखना है। पजल टेस्ट में होता क्या है कि कुछ सीक्वेंस दिए होते हैं, कुछ सेट ऑफ इवेंट्स दिए होते हैं जो एक पजल का फॉर्म बनाते हैं। आपको उसको सॉल्व करना है ये देखकर कि उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इन्फर हो रही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो सॉल्व द फॉलोइंग पजल। 5 फ्रेंड्स P Q R S T travel to different states of travel to 5 different cities, Chennai, Kolkata, Delhi, Bangalore and Hyderabad by 5 different modes of transport, bus, train, aeroplane, car, boat from Mumbai। मुंबई से चलते हैं ये मुंबई से ट्रैवल करते हैं। तो चलिए इसको बनाना चालू करते हैं और इसे साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसे साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करूं स्टूडेंट्स तो ये रहा मुंबई जहां से ये सारे फ्रेंड्स चले। कौन से फ्रेंड्स? 5 फ्रेंड्स। कौन थे वो? P Q R S and T, और ये हो गए फ्रेंड्स। अब इन्होंने 5 अलग अलग मोड्स इस्तेमाल किए, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया गया, और ये 5 अलग अलग सिटीज में गए हैं। ठीक है, 5 अलग अलग सिटीज में गए। चलिए अब ऑप्शन देखेंगे कि कौन से मोड से कौन सी सिटी में गया है। द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली, अब एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स कि दिल्ली और बोट का कॉम्बिनेशन नहीं है, दिल्ली और बोट का कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है। आर वेंट टू बैंगलोर बाय कार, बहुत क्लियरली दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो आर का मोड क्या था? कार, और ये गया कहां पर? बैंगलोर। ये गया कहां पर? बैंगलोर गया। चलिए, एंड क्यू वेंट टू कैलकाटा बाय एरोप्लेन, बहुत क्लियरली क्यू वेंट टू कैलकाटा बाय एरोप्लेन। तो ये गया एरोप्लेन, और ये कहां पर गया? ये गया कोलकाता, रसगुल्ला, सिटी ऑफ जॉय, कैलकाटा गया ये। चलिए अब आगे ट्रैवल करते हैं। एस ट्रैवल्ड बाय बोट, अब एस जो है वो बोट से ट्रैवल किया। अब एक चीज स्टूडेंट्स देखिए कि ये बोला गया है कि जो बोट से ट्रैवल करेगा वो दिल्ली नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि एस दिल्ली नहीं गया है, बैंगलोर जा चुका है, आर कलकत्ता जा चुका है, क्यू, इसका मतलब एस जो है वो दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता छोड़कर जो बची हुई 2 सिटीज हैं चेन्नई और हैदराबाद, वहां गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वेराज टी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, टी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। अब सिर्फ एक ही मोड बचा है एंड दैट मोड इज बस। तो पी ट्रैवल किया बस से, सो पी ने ट्रैवल किया बस से। अब आगे देखते हैं क्या है। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस, मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस, मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई, टू दिल्ली एंड चेन्नई। स्टूडेंट्स मैंने इतना सॉल्व कर दिया है आपके लिए। अब आपका असाइनमेंट ये है कि ये जो आखिरी लाइन दी गई है जिसका यूज यहां पर होगा और जिसका यूज यहां पर होगा, इसकी फिलिंग आपने करनी है। बहुत इजी है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिकोड भी कर लिया होगा, आपका बहुत सारा स्टूडेंट्स का पजल कंप्लीट भी हो गया होगा। इसको आपको सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स पजल टेस्ट में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना है, बट द की पॉइंट इज पजल सॉल्व होना चाहिए। जो मैंने आपको बता दिया है आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा सोल्यूशन मैंने दिया है, सिर्फ आपको सही जगह प्लेस करना है। ये चीज आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है। सो ये क्वेश्चंस हो गए पजल टेस्ट के। चलिए मूविंग अहेड द नेक्स्ट वन, जो अगला आता है दैट इज डायरेक्शन सेंस। बहुत ही आसान चैप्टर होता है स्टूडेंट्स ये वाला, और इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यू कैन नॉट अफोर्ड टू
लूज मार्क्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं और बहुत स्कोरिंग रहता है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स, याद रखिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। डायरेक्शंस होती है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, उनका इस्तेमाल करके आपको इसे सॉल्व करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद दिस, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ। तो ये वो मैन है जो 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ ट्रेवल किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट एस है, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स एंड देन टेक्स राइट टर्न। तो राइट टर्न की अगर आप बात करेंगे तो साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो ये लेफ्ट होगा और ये होगा राइट टर्न, ये होगा राइट टर्न। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स यहां पर राइट लिया, राइट लिया और 3 किलोमीटर वॉक किया, ये 3 किलोमीटर वॉक किया, 3 किलोमीटर्स इस डायरेक्शन में वॉक किया। अगेन ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट टर्न की बात करोगे तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, ये लेफ्ट टर्न लिया और फिर से 5 किलोमीटर्स ट्रेवल किया। अब पूछा गया है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट था एस, फाइनल पॉइंट है पी। अब आप एस और पी को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दैट साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन होता तो ये साउथ होता, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन मैंने पॉइंट की है दिस इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, सो द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये हट जाएंगे एंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज ऑप्शन डी साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। डायरेक्शन सेंस के प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से आते हैं। अगला जो चैप्टर होता है स्टूडेंट्स वो होता है पैटर्न अरेंजमेंट्स का। इनको कभी कभी पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस के तौर पर भी पूछा जाता है। पैटर्न अरेंजमेंट्स की आपको बात करें तो एक पैटर्न दिया होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम फिगर के आधार पर आंसर फिगर्स हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम फिगर को सॉल्व करते हैं एक एक करके। चलिए इस सर्कल को मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, ये सर्कल यहां पर आ गया, उसके बाद में एक सर्कल यहां पर है, एक सर्कल यहां पर है। ये वाला प्रॉब्लम अगर मैं कंपेयर करूं स्टूडेंट्स तो ये वाला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि जो फिगर सी है उसके साथ में मैच हो रहा है, जो फिगर सी है उसके साथ में मैच हो रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, फिगर सी उसके साथ में मैच हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो इसका जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज ऑप्शन सी। दूसरा ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा आपको मैच करना है इसके साथ में, आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। वो पैटर्न एक नॉर्मल गिवन पैटर्न भी हो सकता है, वो पेपर कटिंग का भी पैटर्न हो सकता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। सॉल्व ऐसे ही करने होते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो डायग्राम बेस्ड होते हैं, फिगर बेस्ड होते हैं, ठीक है। डायग्राम बेस्ड और फिगर बेस्ड एक और सेट ऑफ चैप्टर होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अब मिरर इमेज एंड वाटर इमेज में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, बेहद आसान रहता है। मिरर इमेज हमेशा बनती है हॉरिजॉन्टली, डिपेंड्स कि किस तरीके से मिरर को अरेंज किया गया है, और वाटर इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्ट करके बनती है, हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में बनती है, इस तरीके से बनती है स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको बनानी है ब्रिज की मिरर इमेज। मिरर इमेज पूछा गया है यहां पर, ब्रिज की मिरर इमेज आपको फॉर्म करनी है। तो चलिए ये BRIDGE और ये रहा मिरर, आपको मिरर इमेज बनानी है। अब मिरर इमेज बनानी है स्टूडेंट्स तो ये इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा E, उसके बाद मैंने ये G लिख दिया, ये G का ये वाला कर्ल गया बाहर की तरफ, ये हो गया G। उसके बाद में ये रहा D और उसके बाद में दिस इज I, कुछ इस प्रकार लिखा गया है। एंड फाइनली अगर आपको R लिखना है तो ये R ऐसा जाएगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, और ये B का ये B इन्वर्ट इस प्रकार आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स मिरर इमेज बनता है। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में आपको स्टूडेंट्स इस्तेमाल करनी पड़ती है आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी इमेजिनेशन की, और आप कितना सोच सकते हैं उसकी आपको यूज। आप मेरे को बताइए क्या ये सही बना है, EGDIRD। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं मिरर इमेज में, अगर आप देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को, तो ये वाला कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स आप देख सकेंगे कि सबसे पहले आपको E की कंडीशन की तरफ देखना है,
ई को देखना है, ई इतना ज्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा, बट अगर आप बी की बात करेंगे, यहां पर आपको मिरर इमेज पूछी गई है। अब मिरर इमेज की जब आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो मिरर इमेज में यहां पर कुछ भी वैसा नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, मिरर इमेज दी ही नहीं गई है, ठीक है। सो यहां पर एक फिफ्थ ऑल्टरनेटिव आएगा एंड द फिफ्थ ऑल्टरनेटिव इज नन। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। मिरर इमेज इस प्रकार बनाई जाती है, इस तरीके से बनती है मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन की हमें वाटर इमेज बनानी है। चलिए इसी क्वेश्चन की हमको वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज बना के देखते हैं। अगेन मैंने ये वाला वर्ड लिख दिया BRIDGE, ब्रिज, और मुझको इसकी वाटर इमेज बनानी है। तो वाटर इमेज बनाने के लिए कुछ इस प्रकार मैं लिखूंगा। ये बन गया B, उसके बाद में ये इस प्रकार गया और ये बना R, एंड दिस इज हाउ I वुड बी फॉर्म। ये इस प्रकार रहेगा और ये ऐसा रहेगा और ये इस प्रकार रहेगा। इस प्रकार ब्रिज बनाते हैं, इस प्रकार इसकी वाटर इमेज बनती है। अब अगर आप वाटर इमेज की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी जो वाटर इमेज बन रही है वो कुछ इस प्रकार बन रही है कि अगर आप मैच करते हैं कि इसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, आपको वाटर इमेज बनानी है। ये वाटर इमेज बनानी है इस डायग्राम की, इस पर्टिकुलर, हालांकि इन दोनों में फर्क है बट फिर भी आपको वाटर इमेज बनानी है। अब इसमें एक चीज स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब आपको वाटर इमेज बनानी है तो वाटर इमेज में ये वाला वो ऑल्टरनेटिव है जो एकदम मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन डी को करते हैं तो ये देखिए ऑप्शन डी पूरी तरीके से इसका बी, इसका ये डी ऑब्जर्व कीजिए, डी जो है पूरा उस तरीके से बनाया गया है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स बनती है वाटर इमेज और मिरर इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी एंटिटी की। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो वाटर इमेज और मिरर इमेज में से इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, these were the questions from logical reasoning for all the 7th class students जो आने वाले समय में हाईली कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच।